नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि बिहार में होने वाले कल 4 विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में पलड़ा किसका भारी है। दरअसल पलड़ा किसका भारी है ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये दंगल सियासी दंगल कम और राजनीतिक परिवार के रसूख का दंगल ज्यादा बन गया। दरअसल मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि आप चारों सीट पर नजर दौड़ाकर देख लें तो आप पाएंगे कि चारों सीट पर राजनीतिक रसूख वाले परिवार में जबरदस्त, आप कह लीजिए तो एक अजीब सी स्थिति बनी हुई है। और अजीब सी स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि उनका रसूख दांव पर है। जरा सोचिए कि इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू मैदान में, जरा सोचिए बेलागंज से सुरेंद्र यादव के बेटे मैदान में, रामगढ़ से जगतानंद सिंह जो कि आरजेडी के अध्यक्ष हैं उनके सुपुत्र अजीत सिंह मैदान में, और अगर हम तरारी की बात करें तो वहां भी सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत मैदान में। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि क्या इन सियासी दंगलों के बीच ये जो राजनीतिक शख्सियत हैं जिनमें एक बाहुबली भी हैं, क्या वो अपना रसूख बचा पाएंगे? ये एक गंभीर सवाल है। और दूसरा गंभीर सवाल ये भी है कि क्या ये इंडिकेटर होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कि 2025 में होना है उसमें किसकी सरकार बनेगी। दरअसल आपको बता दें कि यह पहला ऐसा चुनाव है जिसमें प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी भी मैदान में उतरी है। क्या जनसुराज पार्टी उपचुनाव में खाता खोल पाएगी? और अगर खाता नहीं भी खोलती है तो किसको सबसे ज्यादा डैमेज पहुंचाएगी? यह भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि आपको यह बता दें कि आरजेडी जनसुराज पार्टी के मैदान में उतर जाने के बाद सबसे ज्यादा सकते में आरजेडी को यह लग रहा है कि अपना आधार वोट बैंक हमें बचा करके रखना चाहिए। और आधार वोट बैंक में सबसे ज्यादा आरजेडी को लग रहा है कि मुसलमान वोट इधर उधर हो रहा है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से घूम घूम कर कहा है कि मुसलमान भाई आप लोग लालटेन में तेल की तरह जल रहे हैं, ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि क्या बेलागंज में मुसलमान आरजेडी की जगह प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी को ज्यादा तवज्जो देंगे? गंभीर सवाल यह भी उठता है कि कुशवाहा को साथ जोड़ने वाली पार्टी, जी हां, लोकसभा चुनाव में आरजेडी, क्या विधानसभा चुनाव में उनको साथ रख पाएगी? और अगर साथ रख पाती है तो बेलागंज और रामगढ़ में दोनों जगह आपको परिणाम बहुत कुछ इधर उधर मिल सकते हैं। और अगर नहीं साथ रख पाती है तो इसके परिणाम गंभीर भी हो सकते हैं। सवाल कई हैं जिनके जवाब हम तलाशने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रदीप झा जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ प्रियदर्शी रंजन जुड़ रहे हैं, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। हमारे साथ कुछ और गेस्ट जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन प्रदीप झा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा और हमारे साथ तीसरे चौथे गेस्ट भी जुड़ गए हैं। इंदुकांत दीक्षित जी जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार हैं। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रदीप झा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं। मैं एक सवाल आपसे यह करना चाह रहा हूं कि आपको यह सियासी दंगल दिख रहा है या राजनीतिक परिवार के रसूख को बचाने वाला दंगल दिख रहा है? क्योंकि आप चारों सीट पे देख लें तो कोई ना कोई राजनीतिक परिवार से शख्सियत उतरा है और राजनीतिक परिवार को लग रहा है कि हार ही नहीं होगी। अगर हम हारे तो हमारे परिवार का रसूख भी खत्म हो जाएगा। जीतन राम मांझी क्या इमामगंज से हारना चाहेंगे? उनकी बहू मैदान में उतरी है। क्या सुनील पांडे अपने पुत्र की जीत के लिए सारा दम नहीं लगा देंगे? क्या सुरेंद्र यादव कभी हारना चाहेंगे जो 90 से 2000 अभी तक कभी हारे ही नहीं है? तो सवाल ये उठता है। और इस तरह की बात रामगढ़ से खुद जगतानंद सिंह के बेटे उतरे हुए हैं और कहा जा रहा है कि वहां भी लड़ाई त्रिकोणीय है, बेलागंज में लड़ाई त्रिकोणीय है। ऐसे में गंभीर सवाल उठता है कि आप इस लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं?
पंकज जी, आपने कहा कि इस चुनाव को किस तरीके से देखते हैं, तो संदेश यह निकल कर आ रहा है इस 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से कि सबसे पहला कि हमारी राजनीति में का जो अपराधीकरण हुआ है और उसमें परिवारवाद, तो राजनीतिक अपराधीकरण और परिवारवाद की राजनीति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ये 4 विधानसभा सीटों का उपचुनाव है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें यह बात देखने की है, चूंकि आपने जिस प्रकार से मुस्लिम वोट बैंक की चर्चा की इंट्रो में, उसमें देखिए इसका ट्रेंड जो है पिछले लोकसभा चुनाव में नहीं बल्कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से ही एक ट्रेंड मुस्लिम मतदान का जो शुरुआत हुआ कि सबसे पहली प्रायोरिटी मुस्लिम मतदाताओं के लिए रहा कि कोई मुसलमान उम्मीदवार चुनाव जीते। उसका परिणाम देखिए कि सीमांचल में जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के 5 विधायक चुनाव जीत कर आए। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है कई विधानसभा सीटों पर मुसलमानों ने पहली बार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव और उसके बाद के जितने भी चुनाव हुए हैं, इंक्लूडिंग रुपौली का जो उपचुनाव था उसमें भी, कि कई क्षेत्रों में आरजेडी को हराने के लिए मुसलमानों ने मतदान किया है। तो ये 2 फैक्टर ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा परिलक्षित हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एक और चीज इसमें गौर करने की बात है कि जो 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है उसमें देखिए कि ठीक है कि 2 मैंने आपने चर्चा जैसे किया कि प्रतिष्ठा फंसी हुई है, तो प्रतिष्ठा तो इसमें जो है सब, अगर दलगत आधार पर देखें तो सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा फंसी हुई है आरजेडी की, चूंकि चलिए चलिए, हाँ महागठबंधन के बिल्कुल पास। बिल्कुल, आपने जवाब दे दिया। अभी अभी डिबेट को और बहुत सारी बातें आपसे जाननी है और वहां की ताजा स्थिति क्या है वो भी हम पता करेंगे, वो भी हम बताएंगे अपने दर्शकों को। डॉक्टर संजय कुमार, अगर हम ये देखें कि बेलागंज, क्या बेलागंज का परिणाम ये तय कर देगा कि मुसलमान क्या सोच रहा है? आप इस बात को किस तरीके से देख रहे हैं? बेलागंज का चुनाव परिणाम डॉक्टर संजय क्या बताएगा? क्योंकि आप देखिए मोहम्मद अमजद भी मैदान में है, मान लीजिए वो जीतते नहीं है लेकिन 10, 11, 12 हजार वोट भी ले आते हैं, तो ये तो बताएगा कि प्रशांत किशोर अच्छे तरीके से सेंधमारी कर सकते हैं मुसलमानों के वोटों में। क्योंकि मैं बताऊं, मेरे सूत्र बता रहे थे कि आरजेडी में इस बात की चिंतन बहुत ज्यादा हो रही है कि हमें अपने कोर वोट बैंक को बिल्कुल साधना है, और इसीलिए तेजस्वी यादव जब यात्रा करने निकलते हैं तो सबसे पहले उत्तर बिहार जाते हैं। और ये जो हिना साहब को साथ लाने का जो प्रयास किया गया, हिना साहब आ भी गई, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि जिस जिस जिले में जो आरजेडी के कार्यकर्ता नेता आरजेडी से दूर चले गए थे उनको किसी भी तरीके से मना करके अपने पार्टी के साथ जोड़ने का लगातार प्रयास आरजेडी कर रही है। आरजेडी को समझ में आ गया कि अगर इस मुस्लिम वोट इस तरीके से दरक गया तो हमारी स्थिति विधानसभा चुनाव में बड़ी खराब हो जाएगी। आरजेडी उसके लिए प्रयासरत है, लेकिन सवाल ये गंभीर उठता है कि अगर बेलागंज में मोहम्मद अमजद 10,000 से ज्यादा वोट ले आते हैं तो क्या ये आरजेडी के लिए खतरे की घंटी होगी? डॉक्टर संजय, थोड़ा बेलागंज की राजनीतिक गणित को आप समझ लीजिए। 72,000 वोट वहां यादवों का है और 60,000 वोट मुसलमानों का है। तो 60,000 जो मुस्लिम वोटर हैं वो इस बार निर्णय लेने की स्थिति में है। तेजस्वी यादव गए, ओसामा गए और भी लोगों को वहां भेजा गया, लेकिन बात वहां से नहीं बन पाई और कल लालू प्रसाद भी जाकर के वहां सभा को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों के बीच में इस बात को लेकर के नाराजगी है, जिस बात को समझाने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है कि आपके हिस्से में क्या है। ठीक है, सुरेंद्र यादव बार बार जाकर के ये बात कह रहे हैं, जो आता है हमेशा कि भाई हम बीजेपी के साथ तो नहीं जाएंगे, मतलब मुसलमानों को बीजेपी का भय दिखा करके आरजेडी उनका वोट लेना चाहता है। लेकिन मुस्लिम लोगों से जब बात होती है तो उन्होंने विकास को लेकर के निराशा जताई कि बेलागंज में इतने दिनों के बाद भी कोई विकास का काम नहीं हुआ। वो तो यहाँ तक निराश है कि कब्रिस्तान तक जाने के लिए भी सड़क नहीं बनी। तो 10,000 वोट की बात मुझे नहीं लगता है, लगता है कि अमजद थोड़ा और अच्छा करेंगे। 2010 में वो जेडीयू के प्रत्याशी थे और वो 48-49 हजार वोट लाए थे।
2005 में भी वो लड़े थे। ठीक है, वो चुनाव जीतना नहीं जीतना अलग बात है, लेकिन वो लड़ते रहे। ऐसा नहीं कि वो प्रशांत किशोर जी ने इस बार उम्मीदवार बना दिया इसलिए वो लड़ते रहे हैं, वो पहले भी लड़ते रहे। तो प्रशांत किशोर बेला में जाकर के वो समझाने की कोशिश जरूर किए हैं कि जिस तेल से लालटेन जल रहा था हमने उस तेल को निकाल दिया। और मैं खुल करके बताता हूं कि वहां के कई जो बड़े भूमिहार के गांव थे, वहां जाकर के उनको उन्होंने बताया कि भाई आप तो बड़े बुद्धिजीवी हैं, तो अगर आप बुद्धिजीवी हैं तो फिर आपको तो निर्णय लेना होगा कि आप किनके साथ जाएंगे, कहां जाएंगे। एक बार तो आपको मौका मिला है, हमने जिस ताकत के बल पर आरजेडी बार बार चुनाव जीतती थी, हमने उसी ताकत को कमजोर कर दिया, उसी को रस्सी से उल्टा लटका दिया। तो तिनके की नोक पर टिकी हुई है बेलागंज की बाजी। बेलागंज की बाजी जो है वो, चूंकि मैं भी डे टू डे कांटेक्ट में हूं वहां के लोगों के साथ और अलग अलग समाज के लोगों से मेरी बात होती है, तो प्रशांत किशोर अमजद के माध्यम से एक मजबूत एंट्री लेंगे बेलागंज में। अगर प्रशांत किशोर की कहीं अच्छी एंट्री होगी तो वो बेलागंज में एंट्री होगी। इसलिए बेलागंज को हम गंभीरता से ले रहे हैं और ट्रायंगुलर फाइट है। अब उस ट्रायंगुलर फाइट में आरजेडी अपनी साख बचा पाती है, नहीं बचा पाती है, क्या मनोरमा देवी उन पर भारी पड़ जाती है? चूंकि यहां तक प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि आपको प्रलोभन देने के लिए नोटों की थैलियां भी खोली जाएगी, आप पैसा ले लेंगे, मेरे तरफ से कोई मनाही नहीं है, लेकिन तय आप करेंगे कि आपके बच्चों का भविष्य कहाँ छिपा हुआ है। तो इस तरह से झकझोरने का काम किया है और नौजवानों के अंदर में एक उत्साह भी है। तो प्रशांत किशोर एक ट्रायंगुलर फाइट तो जरूर बेलागंज में बना, चलिए बिल्कुल ठीक बात है। ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ इंदुकांत दीक्षित जी भी हैं। क्या इंदुकांत दीक्षित जी, आपको लगता है कि प्रशांत किशोर अगर एक भी सीट नहीं जीतते हैं उपचुनाव में, तो ये मान लिया जाएगा कि प्रशांत किशोर का जितना हवा मीडिया में बनाया गया था वो जमीनी स्तर पर कहीं दिखा नहीं? या प्रशांत किशोर अगर शुरुआत में भी वोट कटवा के भी रूप में आते हैं और किसी दल को हरा देते हैं, तो क्या उनकी ताकत को आंका जा सकेगा कि प्रशांत किशोर ठीक है पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, कहा जाता है ना कि पहली बार आप उतरते हैं हारने के लिए, दूसरी बार आप उतरते हैं हराने के लिए और तीसरी बार आप उतरते हैं सरकार बनाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि प्रशांत किशोर अगर उपचुनाव में ही हराने की भूमिका में भी आ जाते हैं तो क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में एक बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभर सकते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी लोग सशंकित हैं, कोई बोलता है बड़ी ताकत होंगे, कोई बोलता है नहीं ये फिसड्डी साबित होंगे, लेकिन इसका परिणाम प्रशांत किशोर की असली राजनीतिक ताकत को भी बयां कर देगा कि दरअसल इनकी राजनीतिक ताकत क्या है? जी नमस्कार पंकज जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है जी। जी, हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा आपने चर्चा हो रही है, निश्चित तौर पर पंकज जी ये समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर को एक बड़ी उभरती हुई शख्सियत या ताकत के रूप में बिहार में देखा जा रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। और यही कारण है कि आज उनके बारे में इस तरह की चर्चा हो रही है हमारे आपके बीच। अब देखना यह है कि जो आपने कहा कि पहला स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, तो ये भी लगभग तय है कि जो दूसरा स्टेज है कम से कम उस स्टेज पर प्रशांत किशोर हैं। और प्रशांत किशोर के बड़े नजदीकी लोग जो हैं उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये मानना है कि प्रशांत किशोर तीसरे स्टेज की बात कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो पॉलिटिक्स में आता है उसको तीसरे स्टेज की बात करनी भी चाहिए कि हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं चुनाव, और इन चुनावों को ही वो इतनी गंभीरता से ले रहे हैं कि एक तरह से वो ये मान के लड़ रहे थे उम्मीदवारों को बता रहे हैं कि 2025 में एक प्रमुख दल के तौर पे वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। ऐसे प्रमुख दल के तौर पे उतरना चाहते हैं जो सत्ता हासिल करने के लिए चुनाव मैदान में हो। तो इस बार उनको ये उनका जो अपनी उनकी योजना है और ऐसा लगता है कि उसमें वो सफल भी होंगे कि एक बिग चंक ऑफ वोट, जो कि मान के चलिए कि हर कंस्टिट्यूएंसी में कम से कम 10,000 से लेकर के 25,000 तक वोट लेने का उन्होंने टारगेट रखा है। और हमें ऐसा लगता है कि चूंकि वो एक रणनीतिकार है
और उन्होंने सारी चीजों को सोच करके समझ करके अपनी बिसात बिछाई है। तो कम से कम 10,000 वोट अगर किसी भी कंस्टिट्यूंसी में वो हासिल नहीं करते हैं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूँ कि प्रशांत किशोर की ये शुरुआती तौर पे ही हार होगी, बड़ी हार। और इससे 2025 में जो वो चुनौती पेश करना चाहते हैं तमाम राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दलों को बिहार में, उसको एक बड़ा फटका लग जाएगा। और इस बार के उपचुनाव में जिस तरह की चर्चा चल रही है, खासतौर से मध्यम वर्ग में, पढ़े लिखे लोगों में, मैंने देखा है कि उनको एक सीरियस कंटेंडर के तौर पे बिहार के सारे राजनीतिज्ञ और जनता का भी एक बड़ा वर्ग देख रहा है। जी चलिए, आप ये बात कह रहे हैं, इंदुकान जी ने साफ कह दिया कि कितना वोट कम से कम वो पा सकते हैं, और अगर वो नहीं पाते हैं तो उन्हें कमजोर ताकत के रूप में आंका जाएगा। प्रियदर्शी रंजन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या आपको ये लगता है कि ये चुनाव इंडिकेटर होगा कि 2025 में किसकी सरकार बनने जा रही है? नहीं, इंडिकेटर के तौर पर उपचुनाव को नहीं देखा जाना चाहिए। मैं पीछे कई उपचुनावों को देखा हूँ, आपने भी देखा है, सबों ने देखा है। उपचुनाव के परिणाम कभी भी मुख्य चुनाव को प्रभावित नहीं करता है। 2009 बिहार विधानसभा उपचुनाव की बात कर लीजिए, दर्जन भर से अधिक सीटों पर उपचुनाव हुआ था, और उस उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशियों की बुरी तरह हार हुई थी। आरजेडी और उसके सहयोगी दल करीब 9 से अधिक सीट जीतने में कामयाब हो गए थे। लेकिन मुख्य चुनाव में क्या हुआ? 2010 के मुख्य चुनाव में परिणाम उलट गया। तो मैं मानता हूं कि मुख्य चुनाव और उपचुनाव दोनों अलग अलग होता है, दोनों के मुद्दे अलग अलग होते हैं। मुख्य चुनाव में मुख्य नेताओं की भूमिका होती है, उपचुनाव में स्थानीय नेता प्रभावित करते हैं, और वह दिख भी रहा है। ये चारों, जो इमामगंज हो, बेला हो, तरारी हो, रामगढ़ हो, इन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो मुद्दे हैं वे स्थानीय हैं। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये राज्य स्तरीय मुद्दे हों या केंद्र स्तरीय मुद्दे हों, उससे प्रभावित होकर के ये चुनाव लड़ा जा रहा है। यह स्थानीय मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। भले ही पार्टियों का सिंबल है सभी दलों के पास, लेकिन उन लोगों की ये व्यक्तिगत लड़ाई भी, चाहे आप तरारी में देख लीजिए, सुनील पांडे के बेटे की लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई बनती जा रही है, सुरेंद्र यादव के बेटे की लड़ाई व्यक्तिगत लड़ाई बनती जा रही है, जीतन राम मांझी की बहू की लड़ाई व्यक्तिगत होती जा रही है। उसी तरीके से रामगढ़ में अजीत सिंह की लड़ाई व्यक्तिगत होती जा रही है, और उनके खिलाफ जो प्रदर्शन जो शक्तियां हैं, जो ताकत के तौर पर उभर रही हैं, वो भी व्यक्तिगत ताकत के तौर पर उभर रही हैं। बहुत ज्यादा उनको पार्टियों का समर्थन नहीं मिल पा रहा है, या बहुत ज्यादा पार्टियों का मनोबल उसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। आप तरारी को ही देख लीजिए। तरारी में जिस तरीके से मामला चल रहा है, प्रशांत किशोर के पक्ष में अगर एनडीए समीकरण गोलबंद रहा होता तो इतना बड़ा कांटे का मुकाबला का चांस ही नहीं। इसमें उनके पास एनडीए के खेमे के जो राजपूत वोटर हैं, उनका कहीं ना कहीं अभी उनमें कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। ब्राह्मणों में तरारी में कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, जबकि ये वेस वोट हैं एनडीए के। उसी तरीके से आप रामगढ़ में चले जाइए तो आरजेडी प्रत्याशी के खिलाफ आरजेडी के ही जो वोट बैंक है उसमें कंफ्यूजन है। सुरेंद्र यादव के बेटे के खिलाफ भी वही कंफ्यूजन है। मुसलमान जो उनके बेस वोट हैं आरजेडी के, वो इधर उधर जाता हुआ दिख रहा है। तो मुझे जो लग रहा है ये व्यक्तिगत लड़ाई है, और प्रशांत किशोर एक जो बार बार बात हो रही है, प्रशांत किशोर के लिए अग्नि परीक्षा है। प्रशांत किशोर की राजनीति यहीं से तय हो, बंद मुट्ठी लाभ की। प्रशांत किशोर ने मुट्ठी खोल दिया है। पहले उन्हें बहुत मजबूत माना जा रहा था, लेकिन इस उपचुनाव से अब तय होगा कि प्रशांत किशोर की राजनीति किधर जा रही है, किस ओर जाएगी। उसी तरीके से चलिए, आप कह रहे हैं किशोर जाएगी, इससे यह तय हो जाएगा। पर डॉक्टर संजय, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर ये निजी परिवार की लड़ाई बन गई है तो फिर लालू प्रसाद यादव को क्यों उतरना पड़ रहा है चुनावी लड़ाई में? आप देखिए, लोकसभा के चुनाव में लालू प्रसाद अपनी बेटी के अलावा किसी के लिए कैंपेन करने नहीं गए, पर विधानसभा के चुनाव में, जबकि ये उनको बेहतर पता है कि इससे ना सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी, ये जानते हैं अगर मान लीजिए वो चारों भी जीत जाते हैं तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन लालू प्रसाद को मैदान में उतरना पड़ रहा है। और बीजेपी व्यंग भी कर रही है, और दल व्यंग भी कर रहे हैं कि बीमार लालू को तेजस्वी क्यों मैदान में उतार रहे हैं। क्या ये तय करेगा
कि भाई लालू प्रसाद यादव अपना वोट ट्रांसफर तेजस्वी यादव को करा पाए हैं कि नहीं करा पाए हैं। अगर ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण नहीं है तो लालू प्रसाद को जाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार जो खुद बीमार हैं उनको भी उतरना पड़ रहा है, उन्होंने भी 4 सभाएं कर ली है। यही नीतीश कुमार झारखंड नहीं जा रहे हैं, झारखंड में एक भी सभा उन्होंने नहीं किया जहां तक मेरी जानकारी है। लेकिन उपचुनाव में नीतीश कुमार भी उतर रहे मैदान में, जबकि आपको पता है कि किस तरीके से उनके सिपह सलार उनको घेरे हुए हैं। आजकल मीडिया इंटरैक्शन भी नहीं के बराबर है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये चुनाव इंपॉर्टेंट कैसे नहीं है। नहीं, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। वो जो बाई इलेक्शन होता है उसका जो आने वाला चुनाव है उस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि परिस्थितियां बदलते रहती हैं। लेकिन मैं 2 उदाहरण बताता हूं। आरजेडी के 2 लोग लड़ रहे हैं, एक रामगढ़ में, एक बेलागंज में। वहां तो माले लड़ रही है। अब दोनों जगह लालू प्रसाद यादव की पार्टी का साख दांव पर लगी हुई है। इनका समीकरण क्या है? माई, मुस्लिम और यादव। बेलागंज में मुस्लिम नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम सुरेंद्र यादव के बेटे के साथ जाएंगे, और रामगढ़ में यादव नहीं तय कर पा रहे हैं कि हम अजीत सिंह के साथ जाएंगे, क्योंकि वहां पर अंबिका यादव के भतीजे सतीश यादव और पिछली बार सुधाकर सिंह मात्र 182 वोटों से अंबिका यादव से चुनाव जीते थे। अब सोचिए कि 182 वोट क्या होता है भाई। अगर वहां पर रामगढ़ की अगर देखा जाए तो अगर वहां पर 3 लाख वोटर हैं, उसमें 182 वोट का क्या मतलब है? तो लालू प्रसाद को दोनों जगह अपना जनाधार खिसकता हुआ दिख रहा है, और इसी छटपटाहट में लालू प्रसाद जी बेलागंज गए ताकि मुसलमानों को, बेलागंज तो कहा जा रहा था कि ये लालू यादव की भी लड़ाई नहीं है, तो सुरेंद्र यादव की प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि लगातार वो 34 वर्षों से उस सीट पर बने हुए हैं। वो 2 वर्ष के लिए बीच में जहानाबाद के एमपी हो गए थे, तो महेश यादव वहां से बेलागंज से विधायक हो गए थे। उसके बाद तो लगातार सुरेंद्र यादव है, चूंकि एक समीकरण वहां ऐसा बन गया उस विधानसभा का कि 72,000 यादव और 60,000 मुस्लिम। अब ये वोट होने के बाद, एक तरफा होने के बाद, फिर बाकी का कोई समीकरण बनता ही नहीं था। पिछली बार अभय कुशवाहा को जेडीयू लड़ाते रही और लोगों को लड़ाते रही, जेडीयू लड़ाते रही, लेकिन जातीय समीकरण ऐसा बन गया कि उस किले को भेद नहीं पाया। इस बार उस किले को भेदने में सफल हो गए हैं प्रशांत किशोर। ये जीतेंगे, हारेंगे, 10,000 वोट लाएंगे, 2,000 वोट लाएंगे, मैं नहीं जानता, लेकिन इन्होंने बाइफर्केशन कर दिया। और लालू प्रसाद को इसी वजह से वहां जाना पड़ा ताकि वो मुसलमानों को समझा सके। वो लालू का कल तेवर देखिए ना, कल भाषण का, वो पीछे से भोला यादव उनको पकड़े हुए हैं अस्वस्थता की वजह से, और वो अपना वही सुर और वही राग अलाप रहे हैं, लागल लागल झुलनिया में। ये तो वो लालू प्रसाद अपने उस तेवर के माध्यम से फिर एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात बन नहीं पा रही। नहीं तो ये इसीलिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ना, क्योंकि अगर ये सिलसिला शुरू हो जाएगा कि उनका कोर वोट बैंक टूट रहा है, तो ये तो बड़े खतरे की घंटी होगी। फिर ये टूटना बहुत जगह शुरू हो जाएगा। और इसीलिए तो मैंने अपने इंट्रो में कहा था कि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ये मान रहे हैं, इनफैक्ट जन स्वराज पार्टी के आने से बहुत ज्यादा सख्ते में है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी अगर सबसे ज्यादा डैमेज किसी को पहुंचा सकता है तो उनकी पार्टी है, नहीं तो जेडीयू है। ऐसा आरजेडी कैंप का मानना है। इसलिए लालू प्रसाद यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। जरा सोचिए अगर बेलागंज में मुसलमान टूट जाता है, जरा सोचिए रामगढ़ में अजीत सिंह हार जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं अगर इस तरह की स्थिति बनती है और यादव अंबिका यादव के सुपुत्र सतीश यादव के साथ चले जाते हैं तो ये बहुत बड़ा बिखराव होगा ना। मतलब जो गारंटी जिस वजह से लालू यादव सबसे बड़े नेता आके जाते थे कि वो अपना वोट किसी को भी ट्रांसफर करा सकते हैं, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा तो राजनीति की धुरी रहने वाले लालू परिवार या राजनीति के धुरी रहने वाले लालू प्रसाद यादव राजनीति के फोकल पॉइंट बने रहेंगे, इस पर भी सवाल उठने लगेगा। और लोग कहेंगे कि उनका आधार वोट बैंक ही इधर उधर हो गया है। और आधार वोट बैंक इधर उधर हो गया प्रदीप झा जी,
तो आपको लगता है कि जो 32% वोट माना जाता है कि लालू प्रसाद अपने क्लच में रखते हैं, अपने पास रखते हैं, इसीलिए वो बिहार के सबसे बड़े नेता हैं, तुरंत कांग्रेस चढ़ जाएगी और सारे दल चढ़ जाएंगे कि मुसलमान मेरे तरफ आ रहे हैं, उधर जा रहे हैं, फिर लालू प्रसाद यादव की ताकत कम आकी जाने लगेगी, आरजेडी कमजोर नहीं दिखेगी? आपको नहीं लगता ऐसा? निश्चित रूप से पंकज जी, जैसा मैंने पिछले कमेंट में भी कहा था कि ये कोई इस चुनाव में या पिछले लोकसभा चुनाव से बदला हुआ एक तरह से बदल नहीं रहा है, बल्कि इसकी अगर हम देखें तो शुरुआत हुई 2014 में के लोकसभा चुनाव, मतलब नरेंद्र मोदी के आगमन के साथ ही, प्रधानमंत्री बनने के बाद ही देखेंगे अगर तो मुस्लिम राजनीति, और साथ साथ बिहार में भी देखेंगे देश भर की तरह, यहाँ भी एक हिंदू वोट बैंक तैयार हुआ है। इस चीज को देखेंगे आप, तब फिर उसको हम समझ पाएंगे जो परिवर्तन आ रहा है। पहले अस्थायी रूप से आरजेडी के साथ माई वोट बैंक, आरजेडी का जिस 32% की बात आप कर रहे हैं पंकज जी, वो 32% अस्थायी था। 1995 के चुनाव से लेकर 2015 के विधानसभा चुनाव तक ये कंप्लीट अस्थायी था ये। लेकिन इसमें क्षरण कब हुआ? जब देखेंगे कि कई विधानसभा और लोकसभा चुनाव में यादव जाति के लोगों ने हिंदू बनकर वोट किया और आरजेडी के या महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार को वोट नहीं दिया। प्रतिक्रिया देखिए उसके बाद मुस्लिम मतदाताओं ने भी, जहां उनकी अपने बल पर शक्ति थी, वहां पर AIMIM जैसे दलों को वोट देना शुरू किया। उसके बाद जो परिवर्तन आया है 2016 में, देखिए कन्हैया कुमार मुस्लिम मतदाताओं के बीच काफी एक लोकप्रिय चेहरा बना, जो कम्युनिस्ट पार्टी से वाया कम्युनिस्ट पार्टी आज कांग्रेस में है। उसके बाद मीडिया में भी इस प्रकार की प्रतिक्रिया, इस प्रकार की चर्चा चलने लगी कि कन्हैया कुमार को जैसे लोगों को बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इसलिए एस्टैब्लिश नहीं होने देना चाहते क्योंकि उनको लगता है कि मुस्लिम मतदाताओं के बीच तेजस्वी यादव की तुलना में कन्हैया कुमार ज्यादा लोकप्रिय है। तो एक जो क्रोनोलॉजी बन रही है, और पिछले लोकसभा चुनाव में जहां पर मुसलमानों को मौका मिला, पप्पू यादव के साथ गए पूर्णिया में, वो उनका वोट जो है लोकसभा चुनाव में भी देखेंगे तो किशनगंज में भी AIMIM को बहुत ही अच्छा खासा वोट मिला। सीवान में हिना साहब को मुसलमानों ने वोट किया। तो अब वर्तमान में उसी प्रकार से यादवों के भी मतदान के ट्रेंड में जो है परिवर्तन आया है। तो उसी का परिणाम है कि आज आरजेडी को बेलागंज जैसे विधानसभा सीट पर खुद लालू यादव को जाना पड़ा और हिना साहब और ओसामा साहब को भी ले जाकर वहां पर चुनाव प्रचार कराना पड़ रहा है। आरजेडी की लड़ाई आज बदल चुकी है। उनके लिए अस्तित्व का संकट है पंकज जी, गौर से अस्तित्व का संकट है। चलिए, अस्तित्व का संकट है, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन गंभीर सवाल ये भी है कि ये संकट तो सबके लिए भी है, क्योंकि एक स्टेटमेंट प्रशांत किशोर का और भी काफी हैरान करने वाला, चौंकाने वाला है। और प्रशांत किशोर हर कुछ बड़े ही कैलकुलेटिव अंदाज में कर रहे हैं। इंदुकान जी, जेडीयू के तरफ से कहा गया कि हमने मुसलमानों के लिए बहुत कुछ किया है और वो बहुत सारा काम गिनाते हैं। प्रशांत किशोर कहते हैं कि नीतीश कुमार बेशर्म आदमी, ये शब्दावली है प्रशांत किशोर का। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार ने वाकई बहुत कुछ किया है, बार बार मुसलमानों के पीठ पे छुरा घोंपा है। 2015 में वोट लिया, 2017 में बीजेपी के साथ चले गए, उसके बाद फिर से उन्होंने धोखा किया मुसलमानों के साथ। और तो और वो कहते हैं कि CAA का मैंने विरोध किया था जब मैं उपाध्यक्ष था, लेकिन वो उस बिल के पक्ष में चले गए जो कि मुसलमानों के विरोध में था। ये प्रशांत किशोर कह रहे हैं। और बात यहीं पर नहीं रुक रही है, वो कह रहे हैं वक्फ संशोधन बिल पर आप बीजेपी के साथ हैं ना भाई, तो बीजेपी के रहनुमा बनने का किस आधार पर दावा कर रहे हैं? देखिए प्रशांत किशोर कहां हिट कर रहे हैं जेडीयू को, यह समझने की जरूरत है। एक तरफ आरजेडी को कह रहे हैं लालटेन का तेल, आरजेडी पे अटैक कर रहे हैं कि मुसलमान आप तेल बन करके जलते रहे हैं, आरजेडी अपने घर में रोशनी करती रही है, लालू परिवार। दूसरी तरफ जेडीयू को भी क्या करारा जवाब देते हैं, वक्फ बिल, CAA और तमाम चीजों से घेरना चाह रहे हैं जेडीयू को। मतलब मुसलमानों को साफ कह रहे हैं कि कोई बहकावे में मत आओ, ये तो बीजेपी के साथ जाकर के ही चुनाव के बाद बैठते हैं या चुनाव से पहले आ जाते हैं, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, इस्तेमाल मत हो। अब ये सवाल उठता है
कि क्या इस तरह के हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट प्रशांत किशोर को वाकई इस काम में मदद करेगा कि वो मुसलमानों में अच्छी खासी सेंधमारी कर सकें, और ऐसा सेंधमारी कर जाएंगे तो प्रशांत किशोर एक राजनीतिक ताकत तो हो ही जाएंगे। इंदुकान जी। जी पंकज जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। इस प्रसंग में दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये एक सबक भी है। पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आप अपने पास किसी को जब जोड़ते हैं अपने राजनीतिक एडवाइजर के तौर पे, अपने स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे, तो आप कितना खाद खोद कर करके, कितना कलन कर करके और सही आदमी को अपने साथ रखिए। देखिए, 2015 के चुनाव में अपने स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पे और इलेक्शन मैनेजर के तौर पर नीतीश कुमार ने भाव के साथ बिल्कुल प्रशांत जी को रखा। और जो इतना नजदीक हो, इतना निकटवर्ती हो, सारी लेवल की बातें जानता हो, वो फिर इस तरह से चुनाव मैदान में या अपनी चुनौती देने लगे, ये निश्चित तौर पर प्रशांत किशोर जी की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल उठाता है। एज ए स्ट्रेटेजिस्ट, एज ए प्रोफेशनल, मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूँ पंकज जी कि ये उचित नहीं है और मोरल भी नहीं है। दूसरा, देखिए कि स्वयं नीतीश कुमार ने उनको कितना महत्व दिया था, पार्टी में भी, संगठन में भी, सरकार में भी, और उसके बाद किसी के सवाल। तीसरी बात देखिए, जो भी विपक्ष में होता है या अपनी इनिंग पहली बार शुरू करता है, इसका बड़ा उदाहरण देखिए, मैं सिमिली ड्रॉ करना चाहूंगा आप अपनी पार्टी के अपने अरविंद केजरीवाल जी से, कि उस समय इस तरह की बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लेकिन इसको भविष्य में सस्टेन करना बहुत टफ होता है। आपको ऐसा लगेगा कि इसी तरह की बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल जी कहा करते थे, लेकिन अब उनकी क्या स्थिति है, उनकी राजनीति कहाँ गई, कहाँ पहुंची और कहाँ गिरी। एक अंतिम बात कहना चाहूंगा, जो आपका सवाल मुख्य था, कि मुसलमान जो वोटर हैं, उनकी एक बड़ी खासियत है, और पिछले कुछ वर्षों में ये ट्रेंड बहुत ही जबरदस्त ढंग से बिल्कुल उभरा है कि वो उसी को देते हैं। आप कितना भी उकसा लीजिए, कितनी भी बातें कर लीजिए, वो उसी को देते हैं जिसको वो देखते हैं कि वास्तव में बीजेपी या उससे जुड़े हुए किसी भी राजनीतिक दल के उम्मीदवार को पराजित कर रहे हैं। प्रवोट करने में प्रशांत किशोर से कई गुना आगे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी, और उनके इस तरह के बयानों, इस तरह की बातें, बताने वाली बातों के होते हुए भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बिहार के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के जितने भी उम्मीदवार थे उनको कितना मत मिला। उनको सुनते हैं लोग, उनको जानते हैं लोग, लेकिन मुस्लिम वोटरों का ये बहुत खास मैंने देखा है, और आप सभी ने ऑब्जर्व किया होगा कि स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल उसी को वोट देते हैं जहां वोट देने से उनका वोट चाहे मिल जाए और जो बीजेपी और उसके एलाइंस को हरा दे। लिहाजा मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि मुस्लिम वोटों का कंसोलिडेशन उनके पक्ष में धीरे धीरे इन बातों से हो सकता है, लेकिन वो एक जो कहता है क्वांटम जंप उनके पक्ष में वोट करने के लिए मुस्लिम वोटर्स का होगा, ऐसा नहीं। नॉन मुस्लिम वोटर्स में जो जातीय संवर्ग बाकी जगहों से असंतुष्ट होंगे, उन्हीं के वोट प्रशांत जी को मिलेंगे। जी बिल्कुल। तो आपने एक तरह से बिल्कुल साफ कह दिया, और बात आपने ये कहा कि प्रशांत किशोर पहले दिखेंगे, ऐसा नहीं है। मुस्लिम वोट करेगा इस आधार पर कि बीजेपी को कौन हरा रहा है, और उसी आधार पर मुस्लिम वोट करेगा। उसकी प्राथमिकताओं में ये सबसे ऊपर होगा। गंभीर सवाल ये है प्रियदर्शी रंजन जी, अगर हम बेलागंज की बात करें तो बिंदी यादव का परिवार, मनोरमा देवी उसी परिवार से हैं। दूसरी तरफ सुरेंद्र यादव भी मजबूत नेता माने जाते हैं, और दोनों परिवार के बीच में वर्चस्व की भी लड़ाई है, और वर्चस्व की लड़ाई में मुसलमान का रुख बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि डॉक्टर संजय कह रहे थे, 60,000 वोट है, वो तय करेगा कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। अगर मुसलमान टूट जाते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा खामियाजा सुरेंद्र यादव को भुगतना पड़ेगा, उनके सुपुत्र चुनाव हार सकते हैं। इस तरह की बात कही जा रही है, और इसीलिए लालू प्रसाद को मैदान में उतरना पड़ा। ये बात जो कही जा रही है, डॉक्टर संजय ने कहा। अब गंभीर सवाल ये उठ खड़ा होता है, आपने तो कहा था कि उपचुनाव कोई इंडिकेटर नहीं होता मुख्य चुनाव का कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हवा किस ओर बह रही है। पर मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, क्या उपचुनाव
इस बात का इंडिकेटर नहीं होता कि वोट का प्रतिशत या कौन सी जाति किसके तरफ जा रहा है। जैसे आप फर्ज करिए कि रामगढ़ में एक कुशवाहा समाज से भी प्रत्याशी खड़ा है, कुशवाहा किधर वोट करता है, क्या ये पता नहीं चलेगा कि लोकसभा से जो चीज की शुरुआत हुई है वो विधानसभा में बरकरार है या उससे बढ़ चढ़ करके कुशवाहा आरजेडी के तरफ आ गए हैं? क्या ये बेलागंज में तय नहीं करेगा कि कुशवाहा किसको वोट कर रहे हैं? क्या ऐसा तरारी और इमामगंज में इंडिकेट नहीं करेगा कि कुशवाहा का रुझान किधर रह गया है? क्योंकि इस उपचुनाव में कुशवाहा के टूटने का साफ मतलब हो जाएगा कि कुशवाहा अब आरजेडी के वोटर हो गए हैं। अगर आरजेडी के पक्ष में कुशवाहा ज्यादा संख्या में वोट करता है तो, और अगर ये बात हो जाती है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार के आधार वोट बैंक में करारी चोट पहुंचा है। बीजेपी जिस रणनीति से आगे बढ़ना चाह रही है, उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव डिक्लेरेशन से पहले ही घोषित कर दिया कि राज्यसभा भेज रहे हैं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, नीतीश कुमार कुशवाहा और कुर्मी समाज के सबसे बड़े नेता हैं। क्या इन तीनों पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा कि इन सब के रहते हुए भी कुशवाहा समाज को एनडीए अपने पाले में रखने में कामयाब नहीं है? कुशवाहा अब आरजेडी की तरफ झुक चुकी है, क्या कहते हैं आप? वो उसका तो चल रहा है। हालांकि सैंपल साइज, मैं फिर कहूंगा, सैंपल साइज उपचुनाव का बहुत छोटा होता है और इसमें भी बहुत छोटा है। रामगढ़ का आपने उदाहरण दिया, रामगढ़ में यादव मतदाता विमुख हो रहे हैं आरजेडी उम्मीदवार से। उनका कहना है कि इस चुनाव के परिणाम से तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना या नहीं बनना तय होना नहीं है, तो हम अपनी जाति की ओर ज्यादा झुकाव रखेंगे। ऐसा कई लोगों का मानना है, ऐसा कई लोगों से मैंने बातचीत की और ये बातचीत जो प्रत्याशी हैं आरजेडी के, उनके शुभचिंतकों के द्वारा भी ये बात कही गई कि यादव मतदाताओं में इसको लेकर के बिखराव है कि ठीक है, मुख्य चुनाव में जो होगा सो होगा, वो अलग बात है। अभी के चुनाव को लेकर के हम अपनी जाति की ओर देख रहे हैं, अपने समाज की ओर देख रहे हैं, अब अलग तरीके से देख रहे हैं। तो ऐसा होता है, मैं ये कह रहा हूं। आप तरारी में भी तमाम जगहों पर सुरेंद्र यादव का जो बेलागंज में मामला है वो भी उसी तरीके से है। अगर ये सरकार बनने की बात होगी कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बनानी है तो शायद मुसलमानों का रुझान इस तरीके से प्रशांत किशोर के प्रति नहीं रहेगा बेलागंज में, ये मान लीजिए। अभी चूंकि ये 1-to-1 फाइट है, सुरेंद्र यादव लालू यादव को ले जाने में कामयाब रहे बेला में, ये एक बात है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वहां 1-to-1 फाइट है। मुसलमान बनाम यादव की लड़ाई कराने में प्रशांत किशोर कमोबेश कामयाब रहे हैं, लेकिन मुख्य चुनाव में ये सिलसिला जारी रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मैं फिर ये बात कह रहा हूं। और जो बात प्रशांत किशोर को लेकर के हो रही है कि प्रशांत किशोर बहुत बड़े फैक्टर बन गए हैं, तो उनका तो और भी सैंपल साइज छोटा है। बड़ी बड़ी बात वो कर रहे थे, इस चुनाव के, इन चुनाव परिणामों के बाद पता चल जाएगा कि उनकी हैसियत राजनीति में क्या है, वो किस ओर जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि जनता मूर्ख है, नहीं समझ पा रही है। एक तरफ आप गोरमत्थू में जाते हैं, दूसरी ओर तरारी में आप क्या खेल कर रहे हैं, तो जनता मूर्ख है क्या? प्रशांत किशोर कौन सी गोटी चल रहे हैं? प्रशांत किशोर ब्लाइंड खेल रहे हैं। कोई हार जाए कोई जीत जाए मतलब नहीं है, उनको विचारधारा से मतलब नहीं है, उनकी अपनी उपस्थिति से मतलब है। और उपस्थिति भी किसी भी तरीके से हो, कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। मुसलमानों के प्रति अगर वो रुझान रख रहे हैं तो अन्य के प्रति भी रुझान रख रहे हैं। वो अगर वामपंथ की ओर झुकते हुए दिख रहे हैं तो कभी कभी सनातनी भी दिखने का प्रयास करते हैं। कभी लालू यादव को धकिया निचले स्तर की भाषा का प्रयोग करते हैं, कभी नीतीश कुमार पर भी उसी स्तर की भाषा का प्रयोग करते हैं। उनकी रणनीति पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। नहीं, पर रणनीति पर सवाल खड़ा हो रहा है, लेकिन एक पॉलिटिकल स्पेस तो चाहिए ना डॉक्टर संजय। पॉलिटिकल स्पेस के लिए उनको राजनीतिक रूप से बहुत सारे फैसले तो लेने पड़ेंगे ना। एक जाति सच्चाई है तो उसको कैसे इग्नोर कर देंगे? आप ये देखिए, पहली बार अरविंद केजरीवाल ने भी मंत्रिमंडल का गठन किया था, उसमें कोई एससी नहीं, कोई कॉम्पिटेंस के आधार पे उनको लगा कि भाई ये बेहतर मंत्रिमंडल है। लेकिन आप देख लीजिए, वो सब काम करते हैं जो एक राजनीतिक पार्टी करती है। सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर भी राजनीति में आए हैं, जब तक राजनीतिक ताकत उनके हाथ में दिखेगी नहीं, उनकी प्रासंगिकता रह क्या जाएगी? और प्रासंगिकता कायम रखने के लिए प्रशांत किशोर ने सबसे बड़ा हथियार क्या बनाया? तो भाई जातीय समीकरण,
और जातीय समीकरण बिहार की बड़ी सच्चाई है कि आप अगर संख्या के हिसाब से टिकट नहीं देंगे तो आप जीतेंगे ही नहीं। तो उन्होंने आगे बढ़ करके कहा कि हम मुसलमानों की आबादी 18% है तो हम इतना टिकट देंगे, महिलाओं को इतना टिकट देंगे, अमुक जाति को इतना टिकट देंगे। तो ये तो राजनीतिक मजबूरी हो सकती है, लेकिन इन सब के बावजूद वो खुद पांडे हैं। तो क्या पांडे का एक्सेप्टेंस अगर इस चुनाव में मिलता है, खास तौर पर तब जब वो 10,000 के आसपास वोट ले आते हैं, तो मुझे लगता है अगले चुनाव तक एक राजनीतिक ताकत के रूप में तो आके ही जाएंगे, क्योंकि 10,000 के आसपास वोट लाने का मतलब साफ दिखेगा कि इनके खड़े होने से किसको नुकसान हुआ, किसको फायदा हुआ, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई। क्या कहते हैं आप? नहीं, बिल्कुल आपने शुरू में इंट्रो में ही इस बात की शुरुआत की थी कि ये किसका नुकसान करेंगे, किसका फायदा करेंगे। देखिए, बसपा बहुजन समाज पार्टी भी चारों सीटों पर चुनाव लड़ रही है। क्या बहुजन समाज पार्टी को किसी ने रोक दिया? वो लड़ रही है, वो जीते हारे लेकिन अपना प्रेजेंस वो दिखा रही है। प्रशांत किशोर जी भी चारों सीट पर लड़ रहे हैं, लेकिन जो स्पेस लेने की कोशिश की है उस स्पेस में दो चीजों पर इन्होंने दांव नहीं लगाई, एक जाति और एक परिवार। अगर जाति पर ये दांव लगाते तो तरारी में किसी, वो भूमिहार बहुल क्षेत्र है, किसी भूमिहार को टिकट दे देते। अगर जाति पर दांव लगाते तो रामगढ़ में किसी राजपूत को टिकट दे देते और इमामगंज में किसी मुसहर को चुनाव लड़ा देते। वहां तो जाति पर इन्होंने, अब पासवान का वोट कितना है इमामगंज में, तरारी में राजपूत का वोट कितना है और रामगढ़ में कुशवाहा का वोट कितना है, सबको पता है। उन्होंने जाति पर वोट नहीं लगाया, समीकरण साधने की कोशिश की कि हम अल्पसंख्यक को भी देंगे, महिला को भी देंगे, अगड़ा को भी देंगे, पिछड़ा को भी देंगे। अब 4 ही सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है तो हम चारों सीट को साधेंगे। अगर जीतना होता तो वह भी जाति पर दांव लगाते। उनको पता है प्रशांत किशोर कि अगर हमारा प्रेजेंस भी अगर इस चुनाव में होता है, इसको भी मैं अपनी उपस्थिति मानूंगा। और इसको मैं उदाहरण से बता देता। अब अंबिका यादव, ठीक है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने ना बने, लेकिन माना जाता है ना कि यादव और मुस्लिम जो है वो आरजेडी के वोटर हैं। अगर रामगढ़ के यादव लोग अंबिका यादव के भतीजे को, सतीश यादव को वोट कर देते हैं और प्रशांत किशोर कुशवाहा वोट काटने में कामयाब हो जाते हैं, अगर जाति पर ही वोट होती है बिहार में, ठीक है, मान लिया कि मुद्दे पर बात नहीं होती है, तो 182 वोट से ही न जीते थे सुधाकर सिंह, खेल तो बिगड़ जाएगा वहां। तो वो बसपा और भाजपा अगर लड़ जाती है आमने सामने, अजीत सिंह तो तीसरे नंबर पर चले जाते हैं। फिर ये कहां वहां पर बाई समीकरण ने काम किया। बेलागंज में अमजद 10,000, 15,000, 20,000 जो वोट ले आते हैं, अगर वो मनोरमा देवी को थोड़ा बाकी पोलराइजेशन का लाभ मिल जाता है, ध्रुवीकरण का लाभ मिल जाता है, तो फिर तो आरजेडी वहां पर जो गढ़, अभेद्य गढ़ 10 में जिस समय डंका बज रहा था जेडीयू का, उस समय भी जेडीयू बेलागंज में सुरेंद्र यादव को नहीं हरा पाई थी। तो अभेद्य किला, अभेद्य दुर्ग को तो एक अमजद जो मुस्लिम प्रत्याशी है उनको खड़ा करके प्रशांत किशोर ने यह कर दिया। इमामगंज में दीपा मांझी, माना जाता है एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है। अगर ये जितेंद्र पासवान अपनी क्षमता से 15 से 20,000 वोट ले आते हैं या 10,000 भी वोट ले आते हैं, तो दीपा मांझी को नाको चना चबाना पड़ेगा। तो अगर देखिएगा तरारी में, कल भी मैं तरारी में बात कर रहा था, कह रहे थे कि हाँ बड़ा कड़ा मुकाबला है, राजू यादव वर्सेज विशाल प्रशांत, और जीत हार का अंतर भी लोग बता रहे थे कि 10,000 का अंतर होगा, 8,000 का अंतर होगा। भाई जब 10,000 का जीत हार का अंतर होगा, अब प्रशांत किशोर वो जीविका समूह, जीविका दीदी को किरण देवी समझाने में कामयाब रह गई और उनका वोट अगर कुछ मिल गया 12,000, 10,000, तो किसी को जिताने और किसी को हराने में प्रशांत किशोर कामयाब हो गए। राजनीति में एंट्री होता क्या, प्रेजेंस से ही तो होता है कि हम उपस्थित हो करके नहीं, टेम्पोररी पॉलिटिक्स होता है। प्रशांत किशोर की ये जो राजनीति है टेम्पोररी पॉलिटिक्स की है, अस्थाई राजनीति में इस तरीके से नहीं होता है। वोट कटवा राजनीति का कोई महत्व नहीं होता है। कई पार्टियां आई और चली गई, अजय भारत पार्टी भी 2000 में आई थी। कई ऐसी पार्टियां जिनका वजूद खत्म हो गया। उपेंद्र कुशवाहा
ले दे करके किस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है आप लोग देख रहे हो। खत्म हो जाएगा कि उनका वजूद बचेगा, ये 2025 में बिहार की जनता तय करेगी ना। ये प्रशांत तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 2025 का महत्व है, 2024 का महत्व उस तरीके से देखिए एक बात तो बहुत साफ, जेडीयू तय नहीं करेगी वजूद की, किनका वजूद रहेगा और किनका वजूद समाप्त हो जाएगा। मल्टी पार्टी सिस्टम है डेमोक्रेसी में, तो हम एक उदाहरण से किसी को किनारे कर देंगे और एक उदाहरण से किसी को हम कह देंगे कि नहीं, जो पार्टियां स्थापित पार्टियां हैं बस वही पार्टियां हमेशा चलिए इस देश में बिल्कुल इस बिल्कुल राज्य में- एक अच्छा, चलिए मैं अगर सीधे अपने दर्शकों को आपके जरिए ये बताना चाहूंगा चारों सीट के बारे में, क्योंकि आप बिहार की जमीनी हकीकत से रूबरू रहते हैं, आप हमें ये बता दीजिए कि चारों सीट पर आपके हिसाब से कौन मजबूत दिख रहा है। क्या तरारी में प्रशांत किशोर की पार्टी किसी को हरा जिता सकने की हैसियत में आपको दिखाई पड़ रहा है, और वहां आपको आगे कौन दिख रहा है? हर सीट के बारे में ब्रीफ में बता दीजिए, सीधा वहाँ जवाब। नहीं, सीधा ही दे रहे हैं। विशाल प्रशांत को एज वहां है और वो विशाल प्रशांत अच्छा मार्जिन से उनको जीतना चाहिए। अदर प्रशांत किशोर की पार्टी 15,000 वोट अगर नहीं काट पाती है तो वहां विशाल प्रशांत को एज मिल रहा है। तरारी में, यहाँ रामगढ़ में अशोक सिंह को एज मिलते हुए दिख रहा है। हालांकि उन्हीं के लोग जो हैं वो लंगड़ी मारने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग। तो अशोक सिंह को कितना ये एज मिल पाएगा वो मैं नहीं कह सकता हूं। अशोक सिंह मतलब बीएसपी के जो उम्मीदवार हैं? नहीं, वो बीजेपी के उम्मीदवार है। अच्छा, अशोक सिंह बीजेपी के उम्मीदवार हैं, राइट हाँ। बीएसपी के उम्मीदवार है सतीश यादव, ठीक है। सतीश यादव के साथ उनका कंटेस्ट की संभावना मजबूत। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि जगतानंद सिंह के सुपुत्र अजीत सिंह लड़ाई में नहीं है आपके हिसाब से रामगढ़ में? तीसरे नंबर पर वो चले जाएंगे। तीसरे नंबर पर चले जाएंगे। चलिए जी बिल्कुल। और इमामगंज बेलागंज की क्या स्थिति है? इमामगंज में दीपा मांझी को अभी तक एज मिल रहा है। अब उस लड़ाई में रोशन मांझी हैं, चूंकि कुशवाहा औरंगाबाद लोकसभा में वो पड़ता है और अभय कुशवाहा मजबूत तरीके से कुशवाहा समाज के वोटरों को एकजुट करने में लगे हुए हैं। तो रोशन मांझी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन दीपा मांझी लड़ाई में आगे चल रही है। वहां भी मैं कह रहा हूं कि जितेंद्र पासवान कितना वोट काट पाएंगे, इससे चीजें निर्भर करेगी कि जीत और हार में ये एक फैक्टर बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे। और बेलागंज में लड़ाई जेडीयू वर्सेज आरजेडी है। मोहम्मद अमजद के बारे में कहा जा रहा है, जो सवाल सब लोगों ने किया और दीक्षित जी भी बोल रहे थे कि मुसलमानों की प्रायोरिटी होती है बीजेपी की को कौन हरा रही है। अगर लगेगा कि मनोरमा देवी को हराने में मोहम्मद अमजद कहीं से कामयाब नहीं है तो फिर ये मुस्लिम वोटर शिफ्ट कर जाएंगे आरजेडी के तरफ और ये सुरेंद्र यादव के साथ हो जाएंगे। अगर लगेगा कि नहीं ये जो है वो लड़ाई में है तो उस स्थिति में वहां का ट्रायंगुलर फाइट में अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। पर एक बात तो आपकी बात से बहुत साफ नजर आ रहा है इंदुकांत जी, अगर अभी का हम रिजल्ट देखें तो 3 महागठबंधन और 1 एनडीए। जीतन राम मांझी एनडीए से थे, जो जिन्होंने अपनी जगह छोड़ी और इसलिए उनके बहुम चुनावी मैदान में, और 3 महागठबंधन मतलब आप तरारी ले लें तो वो सीपीआई-एमएल की सीट थी, आप रामगढ़ ले लें तो आरजेडी की सीट थी, बेलागंज आरजेडी की सीट थी। मतलब 3 महागठबंधन की, आरजेडी लेड अलायंस की और 1 एनडीए की। अगर डॉक्टर संजय की बात सही होती है तो 2:2 भी हो जाता है या 3:1 भी हो जाता है। 3 किसका? डॉक्टर संजय कह रहे हैं तरारी में एनडीए बीजेपी आगे है, डॉक्टर संजय कह रहे हैं रामगढ़ में बीजेपी को एज है, डॉक्टर संजय कह रहे हैं इमामगंज में जीतन राम मांझी की बहू को एज है। मतलब 3 सीट में एज है एनडीए को, और बेलागंज में भी जबरदस्त लड़ाई है। तो हम मान लेते हैं कि बेलागंज में आरजेडी जीत जाती है तो तब तो ये 3:1 हो जाएगा। मतलब कहानी एकदम उलट जाएगी, और कहानी बिल्कुल उलट पलट जाएगी उपचुनाव में। तो क्या ये इंडिकेटर नहीं होगा कि 25 का मतदाता क्या सोच रहा है? 25 में जो चुनाव में वोट करने मतदाता जाएगा उसके दिमाग में बड़ा साफ है कि किसको जीतना है और किसको हारना। क्या आपको नहीं लगता कि ये इंडिकेटर होगा?
अंकल जी, ये बिल्कुल एक तरह से मतलब इससे दोनों बिल्कुल बराबर बराबर निकलते हैं। एक तो आपने जो कहा कि बिल्कुल अगर प्लेनली आप देखेंगे तो ये एक इंडिकेटर होता है आने वाले बड़े चुनाव के पहले, क्योंकि एक जनता का रुझान कुछ कंस्टिट्यूएंसी से ही दिखता है और उसको एक सैंपल सर्वे भी माना जा सकता है सर्वे केसेस। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसा आपके और भी पैनल्स के लोगों ने कहा, पैनल के एक्सपर्ट्स ने, ये जो उपचुनाव होते हैं उसमें सत्ताधारी पार्टी की बहुत से होती है, उनके पास बहुत कुछ होता है उपचुनाव को इन्फ्लुएंस करने के लिए। इसलिए उपचुनाव के परिणामों को सीधे तौर पर आने वाले बड़े चुनाव के जनरल इलेक्शंस के लिए एक बड़ा इंडिकेटर के तौर पर नहीं देखा जाता है। इसके बहुत सारे भारतीय राजनीति के इतिहास में उदाहरण आपको मिलेंगे। जी जी जी, आपने ये बात कह दी, लेकिन मैं इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। जैसे रामगढ़ में अगर अशोक सिंह जीतते हैं, या चलिए बसपा के सतीश यादव जीत जाते हैं, तो क्या एक सवाल उठ खड़ा नहीं होगा कि जो आरजेडी का वोट बैंक है वो उसके साथ लालू प्रसाद यादव का वोट ट्रांसफर कराने वाला करिश्मा कम हो गया है। अब उनके जो आधार वोट बैंक थे, वो जिसको चाहते थे इशारा करते थे, वोट ट्रांसफर हो जाता था। अब स्थिति आरजेडी की नहीं रही। अब ये इनकी जाति के लोग भी अपनी जाति को देख करके वोट कर रहे हैं। वो इस आधार पर वोट नहीं कर रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव किसको चाह रहे हैं। क्या आपको प्रदीप झा ऐसा नहीं लगता है? क्या आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं? नहीं, निश्चित रूप से पंकज जी, देखेंगे अगर हम पूर्णिया के लोकसभा चुनाव में भी जब तेजस्वी यादव ने और लालू परिवार ने इसको प्रतिष्ठा से का विषय बना लिया, उसके बावजूद जो है लालू प्रसाद यादव मतलब आरजेडी के उम्मीदवार जो है वहां तीसरे नंबर पे रही। फिर रुपौली के विधानसभा उपचुनाव देख लीजिए, वहां पर भी वही स्थिति हुई। सीवान में तो खैर मुस्लिम मतदाता हिना साहब के साथ चली गई। मधुबनी लोकसभा सीट हो चाहे अररिया लोकसभा सीट हो, जहां पर कि अगर अररिया में विशेष रूप से मैं चर्चा करूं कि अगर वहां मुसलमान और यादव ये दो केवल समूह अगर एक साथ होते तो आरजेडी के उम्मीदवार की किसी भी कीमत पर हार नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद वहां पर जो है यादव जाति के लोगों ने लालू प्रसाद यादव के अपील पर या उनके प्रचार पर या तेजस्वी यादव के कितना भी जोर लगा लेने के बावजूद जो है परिणाम इनकी अपेक्षा के विपरीत रहा। और वही चीजें जो है मुस्लिम मतदाताओं में भी दिखा है। नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे थे प्रशांत किशोर के बारे में पंकज जी, मैं एक लाइन उसमें केवल जोड़ना चाहूंगा। देखिए, प्रशांत किशोर की राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बिहार में अगर देखेंगे तो तब हुई थी जब CAA की घोषणा हुई थी, और उसके बाद उस दौरान प्रशांत किशोर एक अन्य मार्ग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ रहा करते थे। बिहार में वो जनता दल यू के उपाध्यक्ष भी थे। पूरे जोर शोर से एक राजनेता के रूप में उनकी गतिविधि चल रही थी। उसमें CAA लागू होने के बाद पवन वर्मा के साथ वो लोग अपने नेतृत्व के खिलाफ, जनता दल यू के खिलाफ, नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी शुरू होती है। अंतोगत्वा उनका एक तरह से जदयू से निष्कासन होता है, मोहभंग होता है। उसी के बाद से देखेंगे तो प्रो मुस्लिम राजनीति, चूंकि जब बात आप कर रहे थे आपने शब्द इस्तेमाल किया प्रशांत कुमार पांडे का, तो प्रशांत किशोर को ये पता है कि प्रशांत किशोर पांडे के रूप में अगर वो राजनीति करेंगे अगर, तो फिर उनकी सफलता सीमित होगी, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार की राजनीति बिहार की है। चलिए, बिल्कुल आपने अपनी बात कह दी कि वो पांडे के तौर पर राजनीति करेंगे तो सफल नहीं होंगे, प्रो मुस्लिम अपना जगह बनाना चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर बहुत कुछ चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर को ऐसा लग रहा है कि जेडीयू खत्म हो जाएगी और उस पॉलिटिकल स्पेस को हम भर सकते हैं। प्रशांत किशोर को ऐसा लग रहा है कि आरजेडी में भी लालू प्रसाद का करिश्मा कम होगा तो हम मुसलमान को भी अपने पक्ष में ला सकते हैं और तब हम बड़ी राजनीतिक ताकत हो जाएंगे। कुल मिलाकर के उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी लड़ाई बीजेपी से होगी। वो ऐसी स्थिति में अपनी पार्टी को लाना चाह रहे हैं। मैं आपसे बात करना चाहूँगा प्रियदर्शी रंजन जी, बड़ा सीधा सा सवाल है। क्या आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि प्रशांत किशोर किसको ज़्यादा डैमेज पहुंचाने की स्थिति में है? क्या प्रशांत किशोर पांडे के रूप में ज़्यादा एनडीए को डैमेज करेंगे, या प्रशांत किशोर एक सेकुलर छवि के रूप में, क्योंकि उन्होंने सीएए का विरोध किया था, वो ज़्यादा डैमेज
आरजेडी को करेंगे? किसके लिए ज्यादा नुकसानदायक साबित होंगे प्रशांत किशोर? ब्लाइंड खेल रहे हैं, प्रशांत किशोर ने ब्लाइंड खेला है इस उपचुनाव में। अभी तक उनको समझना बड़ा मुश्किल है और उनकी रणनीति को भी समझना मुश्किल है। वे स्पष्ट रणनीतिकार देश भर में माने जाते हैं, लेकिन जब वे खुद चुनावी मैदान में आए हैं तो उनकी रणनीति क्या ऐसा का तैसा हो गया है। कोई स्पष्ट मैसेज नहीं दे पा रहे हैं कि वो किस ओर जा रहे हैं, किसको नुकसान करेंगे, किसको फायदा करेंगे। उनकी अपनी ही नीति क्या होगी यही स्पष्ट नहीं है, उनकी विचारधारा क्या है यही स्पष्ट नहीं है। गांधी की तस्वीर और गांधी के मानने वाले तो तमाम दल हैं, उसको लगा लेने से कोई विचारधारा तो स्पष्ट होती नहीं है। उनको बताना चाहिए कि हम इस विचारधारा के करीब हैं। वैसी स्थिति प्रशांत किशोर के लिए नहीं है। प्रशांत किशोर ब्लाइंड खेले हैं। प्रशांत किशोर तरारी में बीजेपी को नुकसान पहुंचाते हुए दिख रहे हैं, प्रशांत किशोर आरजेडी को नुकसान पहुंचाते हुए बेला में दिख रहे हैं, प्रशांत किशोर हमको नुकसान पहुंचाते हुए इमामगंज में दिख रहे हैं, प्रशांत किशोर रामगढ़ में क्या कर रहे हैं स्पष्ट नहीं है। तो पूरी तरीके से ब्लाइंड है, कहां किसको नुकसान पहुंचाएंगे, पहुंचा रहे हैं स्पष्ट नहीं है। और अगर 2025 में यही स्थिति रही तब भी नहीं पता चलेगा कि प्रशांत किशोर किस ओर जाना चाह रहे हैं। यही तो उनके सक्सेस का परिचायक है। अगर प्रशांत किशोर ऐसा अगर ये कर पा ले सक्सेस का रहे परिचायक हैं, तो है एक पांडे के रूप में वो अपर कास्ट वोट बीजेपी का ले लेंगे और कह लीजिए सेकुलर के रूप में मुस्लिम वोट काट लेंगे। और अगर इस तरीके से काट लेते हैं और यूथ के मन में रोजगार के नाम पर वोट आकर्षित करने में कामयाब होते हैं, तो प्रशांत किशोर की बड़ी कामयाबी। दीपांकर भट्टाचार्य लंबे समय से बिहार में यही राजनीति कर रहे हैं, चलिए प्रशांत किशोर वाली राजनीति। चलिए आप प्रदीप झा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है पंकज जी, अगर हम गौर से देखें प्रशांत किशोर की राजनीति को, तो ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की टाइप की राजनीति से प्रभावित दिखते हैं और प्रेरित दिखते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए, जैसा विचारधारा की बात जो प्रियदर्शी जी ने कह रहे थे ना, देखिए उनका भी विचारधारा लगभग यही दिखता है जो मध्य मार्गी सेकुलर दल की राजनीति होती है। अब देखिए ना दिल्ली में क्या हुआ, चलिए ठीक है, समय की सीमा हम लोग पार कर चुके हैं। बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट रहा। इंदुकान जी बहुत दिन के बाद हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप कुमार झा जी आपका, प्रियदर्शी रंजन जी आपका, और डॉक्टर संजय कुमार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस डिबेट से कुल मिलाकर के एक बात बहुत साफ तौर पर निकली, वो ये है कि आखिरकार प्रशांत किशोर किसको ज्यादा डैमेज पहुंचाएंगे। और जहां तक बात है तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज में कौन ज्यादा है भारी और कौन है पीछे, किसका पलड़ा भारी है और किसका कमजोर है, ऐसे फाइनली जनता जनार्दन है वही तय करती है कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन इस डिबेट से एक चीज जरूर क्लियर हुआ कि आरजेडी के लिए रास्ता आसान नहीं है और आरजेडी का स्टेक बहुत ज्यादा है, क्योंकि आरजेडी लेड अलायंस के पास 3 सीटें थी। अगर उसमें एक भी कम होती है या 2 कम हो जाएगी तो बड़ा नुकसान माना जाएगा और उससे पता चलेगा कि कोई नया कॉम्बिनेशन तैयार होने जा रहा है। और मुझे लगता है वो इंडिकेटर होगा आने वाले विधानसभा चुनाव का। तो बिहार की बात में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।